हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 29 अप्रैल के करेंट अफेयर्स। ठीक है ना, ये मंथ ख़त्म होने वाला है तो बहुत जल्दी आपको मंथली सीए भी मिल जाएगा। तो जो हमारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, अपॉइंटमेंट का अलग, नेशनल न्यूज़ अलग, स्टेट न्यूज़ अलग, तो वो मंथ ख़त्म होते ही आपको 2-3 तारीख तक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको लेना है तो परचम के टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। टेलीग्राम से आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री की जो मैंने सीरीज़ आप लोगों के लिए टू द पॉइंट स्टार्ट की है, कल उसमें मैंने 3rd नंबर का वीडियो अपलोड किया है। हर मंडे एंड फ्राइडे 4 PM वो वीडियो अपलोड होते हैं। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। देखा नहीं है तो हिस्ट्री में जाके प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को देख लेना। अच्छा, आज का हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो के लास्ट में आपको हेडलाइंस भी मिल जाएंगी। हेडलाइंस के अलावा रिवीजन क्वेश्चन और आज तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी हमने लिए हैं एंड क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अब एक छोटा सा काम आपको करना है जो आप लोग नहीं करते हैं, सेशन को शेयर करना है। तो अपने फ्रेंड्स के बीच में सेशन को शेयर कर देंगे अगर आपको पसंद आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट डे के बारे में, उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट पर्सन देखेंगे और बाकी सारी न्यूज़ को फिर कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। 29 अप्रैल आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। बेसिकली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे साल में 2 बार मनाया जाता है। इसे 2 बार साल में सेलिब्रेट करते हैं, एक बार ऑटम में और दूसरी बार स्प्रिंग में। ठीक है ना, ऑटम में एक बार और एक बार स्प्रिंग में इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब 29 अप्रैल को, और एक बार 23 सितंबर को भी इसको सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, इस दिन की शुरुआत जो है वो 1973 में अमेरिका में हुई थी। 1973 में अमेरिका में हुई थी। एस्ट्रोनॉमी के बारे में, लोगों को प्लैनेट के बारे में, रिसर्च के सेक्टर में बताने के लिए दिन सेलिब्रेट होता है। चलिए, अब यहाँ पे रिसेंटली 68 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। हमको यहाँ पे जानना है कि बेस्ट एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, डायरेक्टर कौन है और मूवी कौन है। इतने ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में। जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी। 1954 में पहली बार जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री होती है उनको ये अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड दिए जाते हैं। 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी और इस साल ये 68 नंबर का एडिशन है। और ये कहाँ हुआ था? जियो आपका जो कन्वेंशन सेंटर है BKC में, वहाँ पर हुआ था। अब यहाँ पे बेस्ट फिल्म जो है वो कौन सी है? गंगूबाई काठियावाड़ी जो है बेस्ट फिल्म है। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स बधाई दो। इसके अलावा बेस्ट एक्टर आप देखेंगे लीडिंग रोल में, मेल में, तो राजकुमार राव है, बधाई दो के लिए। वहीं बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल अगर आप देखेंगे तो आलिया भट्ट को दिया गया है गंगूबाई के लिए। तो गंगूबाई बेस्ट फिल्म भी है और जो एक्ट्रेस है वो बेस्ट एक्ट्रेस भी है। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली है गंगूबाई के लिए। बेस्ट म्यूजिक एल्बम प्रीतम का है ब्रह्मास्त्र का। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो प्रेम चोपड़ा जी को दिया है। ये अवार्ड याद रखेंगे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा जी को दिया गया है। वहीं RD बर्मन अवार्ड फॉर अपकमिंग म्यूजिक टैलेंट, RD बर्मन अवार्ड फॉर द अपकमिंग म्यूजिक टैलेंट जो है वो जानवी श्रीमंकर को दिया गया है ढोलीना के लिए। और ढोलीना जो आपने सॉन्ग सुना होगा वो आपने गंगूबाई में सुना होगा। ठीक है, अगले पर्सन है अमिताभ घोष। इनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, नाम सुना होगा इनका। एक शानदार राइटर हैं, कई सारी नोवेल ये पब्लिश करते रहते हैं। ठीक है, तो अमिताभ घोष, इनकी नई बुक जल्दी ही रिलीज होने वाली है जुलाई में और उनकी बुक का नाम है स्मोक एंड एशेस। ठीक है, तो स्मोक एंड एशेस किसकी बुक है? तो आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष की है। इसमें इन्होंने हिडन स्टोरी बताई है, किस तरीके से जो ओपियम ट्रेड था ना, ओपियम अफीम का किस तरीके से ट्रेडिंग शुरू हुई और इसका इम्पैक्ट आज भी लोगों के जीवन में देखा जाता है। इनके कई सारे और भी बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि द शैडो लाइन्स, द ग्रेट डी अरेंजमेंट, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड और गन आइलैंड। ये कुछ बुक्स जो है वो अमिताभ घोष की हैं। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, हरिहरा मिश्रा। हरिहरा मिश्रा जो है, इन्हें CEO बनाया गया है AARC, मतलब
एसोसिएशन ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए सीईओ कौन बन गए हैं? हरिहरा मिश्रा बन गए हैं। इन्हें काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, एसबीआई में भी इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया है, एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल है ये असेट रिकंस्ट्रक्शन में, इसलिए इन्हें जो है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का यहाँ पर सीईओ बनाया गया है। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो वॉइस है ऑल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हमारे देश में। भारत में प्रेजेंट में 28 एआरसी काम कर रही हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत में अभी कितनी रजिस्टर एआरसी मतलब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 28। और एसोसिएशन ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किसे बनाया गया है सीईओ? तो आंसर हो जाएगा हरिहरा मिश्रा। अब ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती हैं? तो आप लोग ने वो गोलमाल मूवी देखी होगी ना, उसमें एक वसूली भाई थे, है ना, वसूली भाई याद है? वही है आपकी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। बेसिकली होता क्या है कि बैंक्स जो होते हैं वो हमको आपको लोन देने का काम करते हैं, और लोन जब वो हमको देते हैं तो लोन के बदले हमसे कुछ सिक्योरिटी भी तो मांगते हैं कि आप यहाँ पे घर के पेपर या आपके असेट्स जो है, आपकी जो प्रॉपर्टी उसके कुछ पेपर रख दो, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि जब हम लोन लेते हैं तो अपना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, कुछ पेपर जो है वो बैंक के पास जमा करा देते हैं, और जब हम बैंक में लोन रीपे कर देते हैं तो वो पेपर्स हमको वापस मिल जाते हैं। लेकिन जब किसी कारण से हम लोन को पे नहीं कर पाते तो क्या होगा? अब बैंक अपना पैसा तो वसूलेगा, बैंक ने लोन लिया है तो बैंक को तो पैसा चाहिए, क्योंकि अगर बैंक पैसा नहीं लेगा तो बैंकों के ऊपर एनपीए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और अगर एनपीए ज़्यादा हो गया बैंक के ऊपर तो बैंक की क्रेडिट खराब हो जाएगी, है ना। तो अब बैंक का काम है कि उसके पास जो प्रॉपर्टी के पेपर रखे हैं उस प्रॉपर्टी को वो बेच दे और अपना पैसा वसूल कर ले। अब बैंक के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि बिल्कुल वहाँ पे वो दुकान लगा ले कि ये प्रॉपर्टी इसको बेचना है, तो वो क्या करती है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाती है और बोलती है कि देखो ये प्रॉपर्टी है, हमें बेचना है और हमें तो अपने लोन से मतलब है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस प्रॉपर्टी की वैल्यू, मतलब इनकी जो लोन था या प्रॉपर्टी जो है इसकी वैल्यू मान लेते हैं 10 लाख रुपए है। मान लिया हमने क्या है, 10 लाख रुपए है। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोल रही है कि हम आपको एक काम करते हैं, 9 लाख रुपए दे देते हैं और ये प्रॉपर्टी आप हमको दे दो। तो बैंक कहती है कि ठीक है भाई, 1 लाख का ही मांझरा है, ओके, तुम 9 लाख रुपए में ये प्रॉपर्टी दे दो और जिससे हमारा एनपीए कम हो जाए। तो अब वो प्रॉपर्टी किसके पास चली गई है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास चली गई है। अब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जितनी मर्जी, 10 लाख में बेचना है, 12 लाख में बेचना है, जितना प्रॉफिट कमाना है वो उसकी मर्जी। तो इस तरीके से पूरा काम होता है। तो अभी वर्तमान में 28 असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर है आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, ओके है। चलिए अगली पर्सन के बारे में बात करते जिनका नाम है एलेक्सेंड्रा कोरप। कौन है ये? एलेक्सेंड्रा कोरप, जो कि ब्राज़ील के जो अमेज़न के जंगल है ना वहाँ पर ये पाई जाती है, वहाँ पर ये रहती हैं, एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। और वहाँ पे जो अमेज़न बेसिन है, जो नदियाँ हैं, वहाँ पे क्या हो रहा था, माइनिंग का काम कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, जिसके कारण वहाँ की फ्लोरा फाउना बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट तो होता ही है। तो उन्होंने आवाज़ उठाई और एक कैंपेन रन किया इन माइनर्स के खिलाफ, इसलिए इन्हें गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज से सम्मानित किया गया है। गोल्डमैन फाउंडेशन, जो कि सैन फ्रांसिस्को का एक फाउंडेशन है, उसके द्वारा गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जो है वो किसे दिया है? एलेक्सेंड्रा कोरप को दिया है, जो कि अमेज़न से बिलोंग करती हैं। समझ में आया? इतनी चीज़ें क्लियर है, बस इतनी ही बातें याद रखनी। और इस अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है? 1989 में हुई है। बेसिकली 6 अलग अलग जो हमारे कॉन्टिनेंट है, 7वां कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे कोई पाया ही नहीं जाता है ना, इसलिए हम 6 कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो 6 अलग अलग कॉन्टिनेंट से 6 विनर आते हैं जो भी अपने एरिया में एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट की तरह काम करते हैं, अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने, अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उनको ये गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हु विल बी ऑनर्ड विथ बिलबोर्ड्स लैटिन वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो फर्स्ट लैटिन वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड शकीरा को दिया है। शकीरा, आप लोग ने इनके कई सारे एल्बम गाना सुना होगा, एक बहुत ही प्यारा इनका एल्बम है जो कि फीफा के समय इन्होंने लॉन्च किया था, वक्का वक्का। आई थिंक बहुत से स्टूडेंट जो कि फुटबॉल प्रेमी हैं उन्होंने इस सॉन्ग को डेफिनेटली सुना होगा, ठीक है। सो ये है कोलंबियन सिंगर शकीरा,
और इन्हें बिलबोर्ड लैटिन वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इनके पास 3 ग्रेमी अवार्ड और 12 लैटिन ग्रेमी अवार्ड भी हैं। इन्हें क्वीन ऑफ लैटिन म्यूजिक भी कहा जाता है, इन्हें क्वीन ऑफ लैटिन म्यूजिक भी कहा जाता है, शकीरा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच IIT रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड लिक्विड मार्बल यूजिंग नैनो क्ले that can be pre-programmed for drug delivery and cascade chemical reaction। तो रिसेंटली कौन से IIT के रिसर्चर्स ने एक लिक्विड मार्बल तैयार किया है यूजिंग नैनो क्ले, और इसमें क्या करते हैं, इस नैनो क्ले में, मतलब इस जो लिक्विड मार्बल है इसमें आपकी मेडिसिन होती है, इसमें क्या होती है, आपकी दवाई रखी जाती है, ठीक है, और ये मेडिसिन, ये जो मार्बल है आपको दे दिया जाता है, और ये प्रोग्राम्ड होता है। प्रोग्रामिंग इसमें होती है कि कितने समय में कितना ड्रग यहाँ से रिलीज होना है, कितने समय में कितना ड्रग यहाँ से रिलीज होना है, और किस ऑर्गन के पास ये डिलीवर होना है, मतलब डिलीवरी कहाँ होगी ये भी प्री डिफाइन होता है। इस तरीके से एक लिक्विड मार्बल बनाया है नैनो क्ले की मदद से, किसने, IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने। छोटी सी टैबलेट जैसा दिख रहा है ना, यही आपका लिक्विड मार्बल है, यही आपका क्या है, लिक्विड मार्बल है, जो कि प्री प्रोग्राम्ड है और ड्रग डिलीवरी करने में मदद करेगा। लिक्विड मार्बल आर स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड दैट आर कोटेड विथ हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स। लिक्विड मार्बल क्या है, एक छोटा सा ड्रॉप है लिक्विड का जो कि हाइड्रोफोबिक केमिकल से या पार्टिकल से कोटेड है। ये नॉन स्टिकी है, चिपकता नहीं है, नॉन वेटिंग है, मतलब गीला नहीं होता, पानी पे इजीली फ्लोट हो सकता है, और प्री प्रोग्राम्ड है, मतलब इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से फिक्स टाइम पे डिलीवर होंगे पर्टिकुलर ऑर्गन तक। तो इससे जो कैंसर के मरीज हैं या फिर डायबिटीज़ वाले हैं उनके लिए कामगार सिद्ध होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको तैयार किया गया है, और इसको तैयार करने के लिए फंड किसने दिया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स को फंडिंग की गई थी। नेक्स्ट है, इंडिया का पहला केबल स्टे ब्रिज अंजीखड़ ब्रिज विल बी रेडी इन मई 2023। तो भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज जो है वो तैयार हो जाएगा मई 2023 तक, जिसका नाम है अंजीखड़ ब्रिज। और ये ब्रिज जो है वो कटरा एंड रियसी, जो आपका यहाँ पे कटरा बनिहाल सेक्शन की टनल T2 और T3 है, उसको आपस में कनेक्ट करेगा। ये काम इसलिए किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को रेस्ट ऑफ द कंट्री से सारे वेदर में कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि कई बार जब हैवी रेनफॉल हो रही है या स्नोफॉल हो रहा है तो उस केस में कनेक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है। तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इस ब्रिज को तैयार किया जा रहा है। अंजीखड़ नाम इसलिए इसका ये पड़ा है क्योंकि अंजी यहाँ पर एक रिवर का नाम है। अंजी क्या है, एक रिवर है, और अंजी रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की। अंजी जो रिवर है वो सहायक नदी है चिनाब रिवर की। इस पे ये ब्रिज तैयार किया गया, और इस ब्रिज की लेंथ जो है वो 725 मीटर है, 725 मीटर की। और इस ब्रिज का जो वेट है, इस केबल्स का जो वेट है वो 848 मीट्रिक टन है। आप देख सकते हैं ये है ब्रिज, केबल ब्रिज जो मैं कह रही हूँ, ठीक है ना। ये ब्रिज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 725 मीटर का ये ब्रिज है, केबल ब्रिज, ठीक है, ये केबल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत पुरानी न्यूज़ है, ठीक है, केवल रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि करंट न्यूज़ मुझे आपको बतानी है। इंडिया का पहला सोलर पावर विलेज कौन सा है, मोढेरा विलेज है, गुजरात का, है ना। भारत का पहला सोलर पावर विलेज या गांव कौन सा है, मोढेरा गांव है, और वो कहाँ पर है, गुजरात में है। इस गांव के हर घर में आपको सोलर पैनल देखने को मिलेंगे। ये लोग खुद के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते ही हैं, साथ ही साथ जो एक्सेसिव में बनी हुई ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, तो उसको वो बेच भी देते हैं, जिससे एक इनकम भी जनरेट इनके लिए होती है। तो इस तरीके से पूरा काम करता है, पूरा गाँव यहाँ पे काम कर रहा है। क्लियर इतनी चीज़ें। तो मोढेरा इन गुजरात स्टेट इन इंडिया फर्स्ट विलेज to power by solar all day every day. The solar project not only help reduce the villagers energy bill, but it also becoming a source of income as any surplus power they generated can be sold back to the grid. तो जो surplus power generate करते हैं वो वापस से ग्रिड को बेच देते हैं। तो ये तो हो गई गांव की बात, ये तो हो गई विलेज की बात। लेकिन अब यहाँ पे भारत की पहली सोलर सिटी भी बनके तैयार हो गई है। अब हम बात करते हैं शहर की बात। सोलर सिटी कौन सी बन गई है, सांची। और सांची कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। सांची के स्तूपास के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो अशोक ने बनवाए थे, वही है सांची। सो इंडिया की पहली सोलर सिटी
तो यहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि सांची एकदम तैयार है और ये भारत की पहली सोलर सिटी बन गई है। साथ ही साथ सांची जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सांची आपको रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और इसी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आपको भीम बेटिका की केव्स भी देखने को मिलेंगी, जो कि आपकी पाषाण मतलब स्टोन एज से है। ठीक है, तो आपको रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीम बेटिका की केव्स भी देखने को मिलेंगी। ये जो सांची स्तूपाज है ये आपको वेतवा रिवर के किनारे, या जो सांची आपका शहर है वो वेतवा रिवर के किनारे आपको देखने को मिलेगा। और इस शहर का अपना एक आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। 1989 में, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, रट लेंगे, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो सांची के स्तूपास को 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया था और ये जो स्तूपास है वो अशोक ने 3rd सेंचुरी में बिल्ड कराए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच स्टेट आर यूटी लॉन्च द महंगाई राहत कैंप। महंगाई राहत कैंप रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने जो है वो आपका महंगाई राहत कैंप शुरुआत की है। 24 अप्रैल में शुरुआत की थी और 30 जून तक ये महंगाई राहत कैंप चलना है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई दर बढ़ रही है, हमारे जो डेली गुड्स होते हैं, जो डेली हमें रिक्वायरमेंट होती, चाहे वो सिलेंडर की रिक्वायरमेंट हो, सब्जी भाजी की रिक्वायरमेंट हो, राशन है, तो सब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे महंगाई राहत कैंप लगाया है राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा। इसमें लोगों को इकट्ठा करके बताया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि उनके राइट्स कौन से हैं, कौन कौन सी स्कीम रन की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा और किन स्कीम्स का वो फ़ायदा ले सकते हैं, जिससे उनको थोड़ा सा यहाँ पे इन्फ्लेशन में, महंगाई में थोड़ी सी राहत मिले। क्योंकि होता क्या है ना, हमारी सिटी में, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड के बारे में हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो और हो सकता है ना भी पता हो। तो आयुष्मान कार्ड में क्या होता है, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड और अगर आप बीमार हो जाते हो, आप अपना ऑपरेशन करवाते हो, सर्जरी करवाते हो, तो 5 लाख रुपए तक की अगर सर्जरी है तो वो गवर्नमेंट पैसा देती है। तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है ना। तो इस तरह की कई सारी स्कीम्स होती हैं, तो उन्हीं स्कीम्स के बारे में, उनके फ़ायदे बताने के लिए महंगाई राहत कैंप को राजस्थान में लगाया गया। चलिए अब बात करते हैं ब्लू होल के बारे में। फाइनली वर्ल्ड का 2nd नंबर का ब्लू होल डिस्कवर किया गया है और ये 2nd सबसे बड़ा ब्लू होल है। ठीक है, जिसकी गहराई, ये ब्लू होल है जो डार्क ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपको, यही ब्लू होल है जिसकी गहराई, जिसकी डेप्थ कितनी है, 900 फीट की है और ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ब्लू होल है। ठीक है, अब ये ब्लू होल क्या होता है, क्या नहीं होता, वो कहानी हम समझते हैं। चलिए, ये जो नया ब्लू होल रिसर्चर्स की टीम ने डिस्कवर किया है, ये इसका नाम है तामजा। क्या नाम है इसका? तामजा ब्लू होल। तामजा ब्लू होल इसका नाम है, जिसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। कहाँ से? युकतन पेनिनसुला इन मैक्सिको। यहाँ पे आप मैक्सिको देख सकते हैं, ये मैक्सिको है और मैक्सिको में ये जो पेनिनसुला होता है, मतलब वो ऐसा ज़मीन का हिस्सा जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो यहाँ पर ये युकैटन पेनिनसुला का ये जो हिस्सा है ना, इसके पास यहाँ पे ब्लू होल खोजा गया है साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है ना, ब्लू होल मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। ठीक है, मैन मेड भी हो सकते हैं ब्लू होल और नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल भी हो सकते हैं। बेसिकली जब लाइमस्टोन, कार्बोनेट रॉक, जब एसिडिक ग्राउंड वाटर और समुद्र के सॉल्ट वाटर से मिलती है और लगभग कई सालों से ये मिलाप चल रहा है, तब कहीं जाके ब्लू होल का फॉर्मेशन होता है और ये जनरली क्रस्ट के आसपास आपको देखने को मिलते हैं और ये कई गहरे होते हैं, बहुत गहराई पे होते हैं और ये जो गहराई है इसकी 900 फीट की है। तो लाइमस्टोन और कार्बोनेट रॉक से मिलके बने होते हैं। 900 फीट डीप है ये और 2nd डीपेस्ट ब्लू यहाँ पर होल डिस्कवर किया है। नीचे जाने पर यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इसलिए ये आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्लियर है इतनी चीज़ें? और इसमें टेम्परेचर डिफरेंस भी आपको नीचे जाने पे इसकी लवणता और इसके टेम्परेचर में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए कि सबसे बड़ा ब्लू होल कौन सा है? तो डीपेस्ट ब्लू होल जो है वो 987 फीट का है, जो कि साउथ चाइना सी में है, जिसका नाम है ड्रैगन होल। अजय वॉरियर एक्सरसाइज, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो इसका 7th एडिशन स्टार्ट हो गया है। अजय वॉरियर एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और यूके के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसे यूके में कंडक्ट कराया जा रहा है।
सेलिसबरी प्लेन यूके में से कंडक्ट कराया जा रहा है अजय वॉरियर एक्सरसाइज, और ये 7वां एडिशन है। 27 अप्रैल से 11 मई तक ये एक्सरसाइज चलने वाली है, और इस एक्सरसाइज में पूरी तरीके से मेड इन इंडिया मतलब इंडिजीनियसली वेपन और इक्विपमेंट को इंडियन आर्मी यूज करने वाली है। लास्ट जो एडिशन हुआ था वो उत्तराखंड में हुआ था, और इस साल 7th एडिशन है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड लास्ट न्यूज़ है ये, इंडिया यूके टू जॉइंटली क्रिएट इंडिया यूके नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। यहाँ पे देखिएगा 6 दिन के विजिट पे हमारे जो साइंस मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, वो विजिट पे गए हुए हैं यूके, और जब यूके वो विजिट पे गए हैं 6 दिन के लिए, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे लॉन्च करेंगे, कुछ MOU साइन करेंगे, कोई डील साइन करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे इंडिया यूके नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर तैयार किया गया है इंडिया और यूके के द्वारा। अभी वर्चुअल सेंटर क्या है, वर्चुअल सेंटर का यहाँ पे मतलब है नेट ज़ीरो वर्चुअल सेंटर, मतलब यहाँ पर इंडिया के और यूके के जो स्टेक होल्डर है दोनों कंट्रीज़ के, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम कैसे कार्बन को न्यूट्रल कर सकते हैं, डीकार्बोनाइजेशन कैसे कर सकते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश किया है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक आप सभी को पता है कि एशियन रीजन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा वगैरह देने का काम करता है। तो इसने रिवील किया है कि उसने लास्ट ईयर सबसे अधिक जो फंड किया है वो पाकिस्तान को किया है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत मेजर फ्लड आया हुआ था, बाढ़ आई हुई थी, जिससे पूरी की पूरी खरीफ की फसल पाकिस्तान की ख़राब हो गई थी। इसलिए एशियन डेवलपमेंट ने सबसे ज़्यादा जो फंडिंग की है लास्ट ईयर 2022 में, तो वो किसको की है, पाकिस्तान को की है। और ये फंडिंग कितनी है, $5.58 बिलियन की लोन यहाँ पे दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को। नेक्स्ट है हमारा जो पर्यटन मंत्रालय है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है गोवा का, उसने यहाँ पे हेरिटेज फेस्टिवल की शुरुआत की है। तो हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा है, गोवा में हो रहा है 28 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में, नॉर्थ गोवा में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर ये यूएसए है। यूएसए में यहाँ पर एक स्टेट है जिसका नाम क्या है, यहाँ पर इस स्टेट का नाम पेंसिल्वेनिया है, और इसने पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया है दिवाली। ठीक है, दिवाली को इसने पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट बात करते हैं तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर रघुराम पिल्लारी सेट्टी को दिया गया है। तो डॉक्टर रघुराम पिल्लारी सेट्टी कौन है, एक ब्रेस्ट सर्जन है, और इनको तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारी कुछ शॉर्ट न्यूज़ थी, हेडलाइंस आपको मिल जाएंगी PDF में, तो PDF को आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्टली बात करेंगे MCQ पे। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन। तो मलेरिया एलिमिनेशन पे कॉन्क्लेव को किसने होस्ट किया, तो इंडिया ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू अंडो। अंडो के लिए आप जनरली Ctrl+Z यूज़ करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में Ctrl+Z नहीं है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, तो Alt+Backspace, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ब्लैंक इज अ फीचर इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दैट ऑटोमेटिकली एडजस्ट द ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द सेल। तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरीके से शीट होती है जिसमें कॉलम और रो इस तरीके से होते हैं। तो ये जो सेल है इसको सेल बोलते हैं। तो इसकी हाइट और ब्रेथ को एडजस्ट ऑटोमेटिकली करने के लिए कौन सा फीचर होता है, तो इसे बोलते हैं हम ऑटो फिट, ऑप्शन सी। द फ्रंट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज नोन एज, किसी भी वेबसाइट के फ्रंट पेज को हम क्या कहेंगे, होम पेज कहेंगे। होम पेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अ ब्लैंक इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर रिट्राइविंग, प्रेजेंटिंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑन द www। तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्राउज़र। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि डेटा को प्रेजेंट करने, रिट्राइव करने, ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। अ प्लॉटर इज़ अ मोस्ट सिमिलर टू विच डिवाइस। प्लॉटर किसके समान है, तो प्लॉटर जो है वो एक प्रिंटर के जैसा ही है, प्रिंटर के समान है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अलग अलग जो डिवाइसेस यूनिट काम कर रही हैं उनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कौन करता है, तो SMPS जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है। SMPS का मतलब क्या होता है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई जो है वो कंप्यूटर के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। जितने अमाउंट की पावर जिस डिवाइस को रिक्वायरमेंट है वो उतने अमाउंट की पावर उस डिवाइस को
ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। बाडा क्या है? BADA बाडा क्या है? तो बाडा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि अब यूज़ में नहीं लिया जाता है। इसको सैमसंग के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी। 7th लेयर OSI मॉडल की क्या है? तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया कि OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है? तो 7 लेयर होती है। ठीक है, 7वें नंबर की लेयर क्या है? एप्लीकेशन लेयर है। और फर्स्ट लेयर जो है वो फिजिकल लेयर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर है, दूसरा डेटा लिंक लेयर, थर्ड नेटवर्क लेयर, चौथी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, नेक्स्ट सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। तो 7वीं लेयर OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर होती है। Next, which city has experienced unique astronomical phenomena as its shadow disappear from the surface on 25th अप्रैल? तो 25 अप्रैल को कहाँ पर एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया जहाँ पर जीरो शेडो बनी? मतलब जीरो शेडो डे कहाँ पर हुआ, कहाँ पर ऑब्जर्व किया गया? बेंगलुरु में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली मानामुदई को जो है वो जोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग दिया है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानामुदई पोट्री किस राज्य से बिलोंग करती है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी न्यूज़ को हम कल के सेशन में डिस्कस कर लेंगे और हिस्ट्री की प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेंगे। ओके, टेक केयर।